कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले दो दोस्तों की। भोला और मदन बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। समय के साथ दोनों बड़े हो गए और दोनों का विवाह भी हो चुका था। भोला की पत्नी का नाम रूपाली है और उनकी एक छोटी सी बेटी भी है। भोला की पत्नी रूपाली बहुत समझदार और सहनशील है। मदन की पत्नी का नाम मीना है। उनके भी दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। भोला और मदन दोनों ही गांव के बड़े व्यापारियों के घर काम करते थे। उनकी मेहनत से जो पैसे आते थे वह दोनों अपनी अपनी पत्नी को दे दिया करते थे। लेकिन कुछ समय से भोला के पास कोई काम न होने के कारण उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हमें घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। घर में जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उनसे जैसे तैसे इस हफ्ते का खर्च तो चल गया, लेकिन अब क्या? अब तो वह भी खत्म हो चुका है। आप कब से घर पर बैठे हो? कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? अरे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ भाग्यवान, मुझे कोई काम मिलता ही नहीं तो मैं क्या करूँ? हाँ जानती हूँ, लेकिन आप और कोशिश क्यों नहीं करते? हमारे घर की छत कब से टूटी हुई है, उसकी मरम्मत भी तो करवानी है। मदन भैया को ही देख लीजिए, वह भी तो रोज काम पर जाते हैं और आप रोज खाली हाथ ही घर आते हो। आप मदन भैया से ही बात करके देखिए, क्या पता वही आपको कहीं काम दिलवा दे शिव। हाँ भाग्यवान, ये विचार पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मुझे एक बार मदन से बात करनी ही चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कोई काम ढूंढ लूंगा। अगली सुबह भोला मदन के घर जाता है। मदन के घर के बाहर पहुंचकर भोला उसे आवाज लगाता है। घर पर कोई है क्या? मदन भाई घर पर हो क्या? जरा बाहर तो आओ। जी भोला भैया, कहिए कैसे आना हुआ? भाभी जी जरा मदन को बुला दीजिए। वो तो अभी घर पर नहीं है, शायद मुखिया जी के खेतों पर होंगे। अगर आपको जरूरी काम है तो उनसे खेत पर जाकर मिल लीजिए। ठीक है भाभी जी। भोला खेतों की ओर निकल पड़ता है। अरे मदन भाई, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? अगर मुझे भी कोई काम मिल जाता तो अच्छा हो। देखो भोला, इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के पास चलकर बात कर सकते हैं। अगर उन्हें जरूरत होगी तो वह जरूर रख लेंगे। ठीक है मदन भाई, मैं तो बस किसी भी तरह से काम करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, कल सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है, तो फिर हम कल सुबह मिलते हैं। अरे भोला, आ गए तुम। चलो सेठ जी के पास चलते हैं। हाँ मदन भाई, उनके घर चलते हैं, वहीं उनसे बात करेंगे। दोनों दोस्त मुखिया के घर की ओर जंगल के रास्ते से चलते हैं। रास्ता काफी लंबा था। चलते चलते उन्हें काफी समय बीत चुका था। तभी अचानक से आसमान में जोर से बादलों की गरजने की आवाज गूंजती है और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जोरदार बारिश होने के कारण भोला और मदन जंगल में ही एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। मदन भाई, बारिश बहुत जोरों की हो रही है। इतनी ज्यादा बारिश में आगे बढ़ेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। कुछ देर यहीं रुककर हमें बारिश के थमने का इंतजार करना चाहिए। तभी भोला की नजर सामने की झोपड़ी पर जाती है और उसे वो मदन को दिखाते हुए कहता है, अरे मदन भाई, वो देखो, वहाँ एक झोपड़ी है। चलो वहाँ चलकर किसी से मदद मांगते हैं। जब तक ये बारिश नहीं रुक जाती हम थोड़ी देर वहीं रुक जाते हैं। दोनों झोपड़ी के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं और भोला आवाज लगाता है, घर में कोई है क्या? हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। दोनों दोस्त अंदर आते हैं तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़े बाबा अंदर बैठे हुए थे।
बाबा हमें थोड़ी मदद चाहिए थी। हम दोनों बाहर के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में अचानक से बारिश शुरू हो गई और हम लोग यहीं फंस गए। थोड़ी आश्रय की जरूरत थी जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती। अगर आप बुरा न मानो तो क्या हम कुछ देर के लिए आपकी झोपड़ी में रुक सकते हैं? बारिश रुकते ही हम ठीक तभी यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ बैठो। तुम जितनी देर चाहो यहाँ रुक सकते हो। दोनों चुपचाप अंदर आकर बैठ जाते हैं। बूढ़े बाबा चूल्हे पर खाना बना रहे थे। खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खाने की खुशबू बार बार दोनों का ध्यान चूल्हे की ओर ले जा रही थी, लेकिन दोनों यह सोचकर अपना मन मार लेते कि बूढ़े बाबा ने थोड़ा सा ही खाना पकाया होगा। लेकिन बूढ़े बाबा को सब समझ में आ रहा था। आ जाओ बेटा, खाना बन गया है, आकर खाना खा लो। भूख तो दोनों को लगी थी, लेकिन वह लोग अपने मन को टालते हुए कहते हैं, नहीं बाबा, आपने तो थोड़ा सा ही खाना बनाया होगा, उसे भी हम खा लेंगे तो फिर आप क्या खाएंगे? बेटा तुम मेरी चिंता मत करो, यहाँ हम तीनों के लिए ही पर्याप्त खाना है। आओ खा लो। बाबा ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा खाना हमने आज से पहले कभी नहीं खाया। लेकिन बाबा, आप इतने घने जंगल में क्यों रहते हो और खाना भी खुद ही बना रहे हो? क्या आपका कोई परिवार नहीं है? बेटा, एक समय में मेरा भी छोटा सा परिवार था, लेकिन एक बार मेरे गांव में महामारी फैल गई और उसके चपेट में मेरा पूरा परिवार आ गया। बस मैं ही बच गया। मेरा पूरा परिवार का देहांत हो गया, इसलिए मैं अकेला इस जंगल में रहता हूं। मेरा अपना कोई नहीं है। बाबा, आप जंगल में अकेले कैसे रहते हैं? आपको डर नहीं लगता क्या? बेटा डर किस बात का? शुरू में थोड़ा अकेलापन लगता था, लेकिन अब आदत हो चुकी है। बाबा, अगर आप चाहो तो आप हमारे घर चल के हमारे साथ रह सकते हैं। मैं मेरे घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता हूँ। मेरे माता पिता बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको इस जंगल में अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ चलिए बाबा। नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। यह जंगल ही मेरा घर है। मुझे इस शांति भरे माहौल में ही रहना अच्छा लगता है। मगर तुमने मेरे बारे में सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है। ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं। बाबा, अगर अभी भी आप चाहे तो हमारे साथ चल सकते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं यहीं खुश हूँ। ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं। जरा रुको बेटा, तुम दोनों मुझे बहुत नेक इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। बूढ़े बाबा अपने घर के एक कोने से एक घड़ा उठाकर लाते हैं और उस घड़े को भोला और मदन को देते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें मेरे पूरे जीवन की जमा पूंजी है। अब यह मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए इस घड़े से जो भी निकले उसे तुम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेना। लेकिन बाबा, इसमें क्या है? बेटा, तुम खुद ही इसे खोल कर देख लो कि इसमें क्या है। जब वह घड़े के अंदर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। इतना सारा सोना देखकर दोनों की आंखें खुली रह जाती हैं। ये क्या बाबा, इतने सारे सोने के सिक्के? बेटा, अब यह मेरे किसी काम की नहीं है। तुम दोनों मुझे बहुत नेक इंसान लगे, इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारे पहनावे को देखकर लगता है कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हें इन सिक्कों की बहुत जरूरत है। तुम लोग इन सभी सिक्कों को रख सकते हो। इस पर तुम दोनों का बराबर का हक है।
दोनों बूढ़े बाबा को धन्यवाद कहकर अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। आज वह दोनों बहुत खुश थे। दोनों के हाथ सोने का खदान जो लग गया था। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। इन पैसों से मैं अपना एक सुंदर सा घर बनाऊंगा। उसमें सारे खिड़की दरवाजे शीशे के होंगे। मैं अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करूंगा। पैसे न होने के कारण मैं उसकी एक भी मांग पूरी नहीं कर पाता, लेकिन अब मेरा परिवार गरीबी में नहीं जिएगा। इतने सारे सोने के सिक्के हैं इस घड़े में, इससे तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। पूरे गांव में मेरी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। मेरे बड़े से बंगले में बहुत सारे नौकर चाकर होंगे जो मेरे आसपास घूमेंगे। इतने सारे सोने से तो मैं जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकता हूँ। मुझे तो जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मदन ये सब सोच ही रहा था, तभी भोला बीच में बोल पड़ता है। मदन भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। भोला के मुंह से यह सब बात सुनकर मदन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन सोचता है, इन सिक्कों को आधा आधा बांटना मतलब मेरे सपने भी आधे आधे बांटना। भला इन सिक्कों को मैं इस भोला से क्यों बांटूं? मुझे तो ये सिक्के पूरे चाहिए। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो ये सारे सिक्के मेरे हो जाए? घर पहुंचते ही ये भोला आधे सिक्के ले लेगा। दोनों अपनी अपनी सोच में आगे बढ़े जा रहे थे। वे लोग एक नदी के ऊपर से गुजर रहे थे। नदी को देखकर मदन के दिमाग में एक ख्याल आता है और वह बिना कुछ सोचे समझे भोला को लात मारकर नीचे गिरा देता है। भोला जैसे ही नदी में गिरता है, वह मदन को आवाज लगाता है, मदन भाई, मैं नदी में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। मदन भाई, मुझे बचाओ। भोला भाई, तुम गिरे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें धक्का देकर गिरा दिया है ताकि यह धन मुझे तुम्हारे साथ बांटना ना पड़े। अब ये सारे सोने के सिक्के मेरे हुए। इतना कहकर मदन वहाँ से चुपचाप चला जाता है और बेचारा भोला नदी में ही डूब जाता। रात के समय जब लखन अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा कि भोला की पत्नी के घर के बाहर खड़े होकर भोला का इंतजार कर रही थी। जब रूपाली ने मदन को अकेले आते हुए देखा तो उसने पूछा, मदन भैया, भोला जी अभी तक घर नहीं आए, वह कहाँ रह गए? वह भी तो आपके साथ ही गए थे ना? मदन ने सारी बातों को छुपाते हुए कहा, हाँ बहन, हम दोनों साथ ही गए थे। मैंने अपने सेठ जी से मदन की बात भी करवाई थी। सेठ जी ने उसे कल से काम पर बुलाया था। इसके बाद भोला वहां से चला गया और मैं तो दिन भर अपना काम कर रहा था। मैं तो अभी अपना काम करके घर लौट रहा हूँ, तो भला मुझे कैसे पता होगा कि भोला कहाँ है? ये सुनकर भोला की पत्नी और भी घबरा जाती है। भैया, भोला जी अभी तक घर नहीं आए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं भैया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चिंता मत करो बहन, हो सकता है उसने कहीं और भी काम की तलाश की हो और देर रात हो जाने पर वहीं रुक गया हो। मुझे पक्का विश्वास है वह कल सुबह तक वापस आ जाएगा। इतना कहकर मदन वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। भोला की पत्नी बहुत परेशान थी, लेकिन मदन ने उसे समझाते कहा था कि वह सुबह तक का इंतजार करे। इसीलिए वह किसी तरह से सुबह तक का इंतजार करती है। जैसे तैसे रूपाली ने चिंता में रात काटी। सुबह हो चुकी थी, मगर भोला अभी तक घर नहीं लौटा था। भोला की पत्नी को अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। वह मदन के घर जाती है। मदन भैया, वह अभी तक घर नहीं आए, पता नहीं अभी तक कहाँ है। यह ठीक तो होंगे ना?
मदन परेशान होने का दिखावा करता है और कहता है, चिंता मत करो बहन, मैं अभी जाता हूँ और भोला को ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर मदन वहाँ से चला जाता है और बाजार में जाकर बैठ जाता है। भोला अब कभी नहीं आएगा बहन जी, तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी। थोड़ी देर यहीं बैठा हूँ, बाद में जाकर बोल दूंगा कि मैंने भोला को बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसके बाद मैं सारे सोने को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊं और इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अभी तक मैंने ये बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई है। घर जाकर सबसे पहले उसे ये बात बताऊंगा। कल रात में चुपचाप जाकर उन सोने के सिक्कों को कमरे में रख दिया था, लेकिन अगर मेरी पत्नी की नजर उन सिक्कों पर पड़ गई तो वह चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को बता देगी। वैसे भी मुझे बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे घर चलना चाहिए। मदन वहीं पर 4-5 घंटे बैठकर आराम करता है और फिर अपने घर चला जाता है। वह बहुत निराश होने का दिखावा करके भोला के घर पहुंचता है और रूपाली को आवाज देता है, बहन घर पर हो क्या? जरा बाहर तो आना। भोला की पत्नी बाहर आती है और वह उसे बताता है कि उसने भोला को बहुत ढूंढा लेकिन उसे भोला कहीं नहीं मिला। बहन मैंने भोला भाई को बहुत ढूंढा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पता नहीं भोला कहाँ है। तभी रूपाली के पीछे से भोला सामने आता है और भोला को देखकर मदन के होश उड़ जाते हैं। अरे भोला, तुम यहाँ कैसे? क्यों भाई? मैं अपने घर पर नहीं रहूंगा तो और कहाँ रहूंगा, लेकिन लगता है तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो। मदन भोला की बातों का कोई जवाब नहीं देता। उसका दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था क्योंकि वह भोला को देखकर बहुत परेशान था और उसे डर भी बहुत लग रहा था। इस भोला ने तो रूपाली बहन को सारी बात बता दी होगी। हे भगवान, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे यहाँ से जल्दी ही निकल लेना चाहिए। जल्दी से घर जाकर सारे सोने के सिक्के लेकर अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर भाग जाऊंगा और फिर ये बेवकूफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन भोला अभी तक अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया था। भोला और मदन सिर्फ एक दूसरे को देखे जा रहे थे। बिना कुछ बोले मदन दबे पांव चुपचाप वहां से घिसक लेता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये भोला तो बच गया, लेकिन ये बचा कैसे? इसे तो तैरना भी नहीं आता था। अगर ये बचा है तो मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से दूर भाग जाऊंगा। मदन यह सब सोच ही रहा था, तभी उसे घड़े का ख्याल आता है और वह घड़े को देखने दूसरे कमरे में जाता है। जब उसने घड़े के अंदर देखा तो सारे सोने के सिक्के काले पत्थर में बदल गए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा सारा सोना कहाँ गया? कहीं उस भोला ने तो नहीं चुरा लिया ना? बाबा, आप यहाँ कैसे? अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले दुष्ट। तू बहुत बड़ा पापी है जिसने चंद सिक्कों के लिए अपने दोस्त की जान लेनी चाहिए। यही तुम्हारी सजा है। तुमने अपने दोस्त की जान लेने की कोशिश की। अब तुम्हारे पास न तुम्हारा वह दोस्त है और ना ही सोना। अब जिंदगी भर इन पत्थरों से ही खेलते रहना।
और अमीर बनने के सपने देखना। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में पड़ गया था। माफ उनको किया जाता है जो गलती करते हैं, लेकिन तुमने तो गुनाह किया है। दुष्ट इंसान किसी व्यक्ति की जान लेने की कोशिश की है तुमने, और अब यही तुम्हारी सजा है। इतना कहकर बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं। मदन को अपने की पर बहुत पछतावा होता है। मदन अपने पास से वह सब कुछ गवा देता है जिसका उसने सपना देखा था। इधर भोला के मन में काफी उथल पुथल चल रही थी। मैं क्या करूं? पत्नी को सारी बात बताऊं या नहीं जो मेरे साथ हुआ? मदन ने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, लेकिन मैंने रूपाली को सारी बताई तो वह मदन को पुलिस के हवाले कर देगी और मदन को बाकी की जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो मदन के बीवी बच्चों का क्या होगा? मदन की गलती की सजा उसके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। उनके घर में तो एक मदन ही कमाने वाला है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मदन ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैंने कितने सारे सपने देखे थे अपने परिवार के लिए, उसने सब खत्म कर दिया और सारे सोने के सिक्के भी खुद ही ले गए। भोला यह सब सोच ही रहा था, तभी वह पर बूढ़े बाबा प्रकट हो जाते हैं। बूढ़े बाबा को देखकर भोला हैरान भी था और खुश भी। बाबा, आप यहाँ कैसे और आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? भोला बेटा, मुझे हर जगह का पता मालूम है। मैं हर जगह आ सकता हूँ। इतना कहकर बूढ़े बाबा अपने से एक घड़ा प्रकट करते हैं। बाबा, ये तो वही घड़ा है ना जो आपने मुझे दिया था? हाँ भोला बेटा, यह वही घड़ा है और अब यह तुम्हारा हुआ। लेकिन बाबा, ये घड़ा तो मदन के पास था ना? मदन के पास जो होना चाहिए वह उसे मिल गया है, और तुम्हारे पास जो होना चाहिए वह यह है। अब तुम इस घड़े को अपने पास रखो। जैसे ही भोला ने घड़े के अंदर देखा तो वह घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। बाबा, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। यह सब तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना। इतना कहकर बूढ़े बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। अजी, ये कौन थे और ये अचानक से कहाँ गायब हो गए? ये तो मुझे भी नहीं पता है। मैं तो इन्हें आम इंसान समझ रहा था, लेकिन लगता है ये कोई फरिश्ता थे जो हमारी मदद करने आए थे। जी, ये कौन थी और ये अचानक से कहाँ गायब हो गई? अजी, इतने सारे सोने के सिक्कों से तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। हाँ, भाग्यवान है, इसे हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे जो हमने देखा था। उन सारे सिक्कों को बेचकर भोला ने एक आलीशान घर बनवाया और वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। जरूरत पड़ने पर वह गांव वालों की भी मदद खुशी खुशी किया करता था। कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी में। अगली कहानी के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सुपर टून्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।